12:30 सिर्फ डीडी उर्दू पर। आमतौर पर 12वीं पास करने के बाद स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर काफी संजीदा हो जाते हैं। वो कोई ऐसी करियर फील्ड चुनना चाहते हैं जिसमें वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। साफ तौर पर इंजीनियरिंग और मेडिकल ऐसी लाइन है जिसमें स्टूडेंट्स अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए फिजियोथेरेपी एक बेहतर ऑप्शन बनकर सामने आया है। दोस्तों, आज के वक्त में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज फिजियोथेरेपी के जरिए किया जा रहा है। आदाब दोस्तों, मैं हूं सुंबुल शकील। खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। दोस्तों, आज हम आपको फिजियोथेरेपी की फील्ड के बारे में जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि इस फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह से तालीम हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहां आप एडमिशन्स ले सकते हैं। एक एक्सपर्ट से भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए इस पैकेज के जरिए जान लेते हैं कि फिजियोथेरेपी की फील्ड आखिर होती क्या है। आज के दौर में लोग बीमारी का इलाज करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहते हैं, जिसके चलते फिजियोथेरेपिस्ट की मांग में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। फिजियोथेरेपी फिजिकल थेरेपी का दूसरा नाम है। ये एक तेजी से उभरता हुआ शोबा है जिसमें बीमारियों का इलाज दवाइयों को छोड़कर वर्जिश के जरिए किया जाता है। फिटनेस को लेकर लोगों में बढ़ती बेदारी ने इसके प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ा दी है। साथ ही अब फिजियोथेरेपी को लाइलाज बीमारियों के लिए कारगर इलाज के तौर पर भी देखा जा रहा है। पोलियो, एस्थमा, सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन, मांसपेशियों और हड्डियों की बीमारी या दूसरी क्रॉनिक बीमारियों से उबरने में फिजियोथेरेपी अहम रोल निभा रही है। लगभग हर मेडिकल सेंटर में फिजियोथेरेपिस्ट जरूरी तौर पर शामिल किए जा रहे हैं। आप इस फील्ड में सिर्फ अस्पतालों में ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स, आर्मी जैसी फील्ड में भी बतौर फिजियोथेरेपिस्ट करियर बना सकते हैं। अगर कोर्स की बात करें तो बीपीटी यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो 4.5 साल का होता है, वही एमपीटी यानी मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी ये 2 साल का कोर्स है। इस कोर्स के तहत आप न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी, ऑब्स्टेट्रिक्स फिजियोथेरेपी, पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी, कार्डियोवास्कुलर फिजियोथेरेपी वगैरह में स्पेशलाइजेशन भी हासिल कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में आप डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई कर सकते हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि फिजियोथेरेपी जहां आम लोगों के लिए एक उम्मीद बनकर उभरा है, वहीं इस शोबे ने नौजवानों के लिए बेहतर मुस्तकबिल राहें भी हमवार की हैं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि फिजियोथेरेपी की फील्ड आखिर होती क्या है। चलिए इस फील्ड पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं फिजियोथेरेपी की फील्ड के बारे में। इसी फील्ड पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन साइंसेज की डायरेक्टर डॉक्टर जूबिया विकार। खैर मकदम है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आदाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम से ज़्यादा नौजवानों और उनके फैमिली मेम्बर्स तक मैं अपने प्रोफेशन के बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचा सकूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे, एक लेमैन की ज़बान में अगर हम समझना चाहें फिजियोथेरेपी की फील्ड को, तो एज एन एक्सपर्ट आप कैसे समझाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी ये कि फिजियोथेरेपी एक बहुत ही नोबल मेडिकल प्रोफेशन है।
उसके साथ साथ फ़ायदा ये होता है कि फिजियोथेरेपी करने से आपके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, उसकी वजह से मरीज़ों में ये बहुत पॉपुलर है। जहाँ तक कि हम प्रोफेशन की बात करें, उस प्रोफेशन में ये बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो दो वर्ड से मिलके बना है, फिजिकल और थेरेपी। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल मोडालिटी से या फिजिकल मीन से हम लोग पेशेंट का इलाज करते हैं, उसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि राइट फ्रॉम बर्थ टाइम, जिसको कि हम कहते हैं कि राइट फ्रॉम द वूम टू द ग्रेवयार्ड, हर एज ग्रुप के लिए फिजियोथेरेपी का इलाज अवेलेबल होता है। तो राइट फ्रॉम द वूम टू द टूम्ब फिजियोथेरेपी का इलाज अवेलेबल है। इस वजह से ये होता है कि हमारा जो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है वो बहुत बड़ा है। हम किसी एक बीमारी के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि ऑलमोस्ट शायद ही कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें कि फिजियोथेरेपी का इलाज नहीं पॉसिबल है। इसीलिए एक इतना बड़ा प्रोफेशन है तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकती हैं कितने लोगों की ज़रूरत होगी इसमें। तो अगर हम उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से हर 55,000 लोगों पे सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल है, जो कि हमारे पास रिक्वायरमेंट, अगर हम कायदे से मरीज देखें तो एक दिन में 12 से 15 मरीज से ऊपर हम नहीं देख सकते। तो आप खुद ही समझ सकती हैं कि इस प्रोफेशन में डेफिसिट कितना बड़ा है। जितने लोग आए उतना ही कम है। मैम, जैसा कि आपने भी बताया कि इसमें लोगों की कमी है, प्रोफेशनल्स की कमी है, इस पे हम आगे चल के बात करेंगे ज़रूर। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो फिजियोथेरेपी में जो तालीम हासिल करते हैं, जब इसमें एडमिशन लेते हैं तो क्या कुछ पढ़ाया सिखाया जाता है? देखिए, ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव कोर्स है, इसीलिए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो लोग इसमें ये सोच कर आ रहे हैं कि पढ़ना कम पड़ेगा, वो एक बहुत बड़ी आपकी गलती है। आपको शायद उतना ही पढ़ना पड़ेगा जो एक MBBS वाला डॉक्टर पढ़ता है, और उससे ज़्यादा, क्योंकि जितना वो पढ़ते हैं वो तो हमको पढ़ना ही है, बीमारियां तो सारी ही वही हैं। उसके साथ साथ हमें अपना इलाज भी बच्चों को सिखाना है। तो हमारी एकेडमिक टीचिंग जो होती है वो राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर शुरू हो जाती है, जिसमें कि हम कुछ क्लिनिकल पेपर्स पढ़ाते हैं, जैसे आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, उस तरह के हर पेपर पढ़ते हैं। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे सारे के सारे पेपर्स जो फिजियोथेरेपी के होते हैं वो भी पढ़ते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स शुरू हो जाते हैं। तो जैसे पहले वाले साल में हम इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी पढ़ाते हैं बेसिक लेवल का, सेकेंड ईयर में आने के बाद हम उसका एडवांस पढ़ाते हैं, थर्ड ईयर में आने के बाद में हर तरह की बीमारी का फिजियोथेरेपी से इलाज कैसे होगा, थर्ड और फोर्थ ईयर में हम वो पढ़ाते हैं। इसी के साथ साथ जब हम क्लिनिक्स की बात करते हैं तो हम दो तरह की ट्रेनिंग होती है। एक होती है क्लिनिकल ट्रेनिंग, जो कि हम क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में देते हैं, और एक होती है लेबोरेटरी ट्रेनिंग, जो कि हम लैब्स में स्टूडेंट्स को देते हैं। इनिशियल 2 इयर्स में लेबोरेटरी ट्रेनिंग, उसके बाद से क्लिनिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, लैब ट्रेनिंग एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग जो होती हैं? ये बात आपकी सही है। लैब ट्रेनिंग बेसिकली हम देते हैं जहां पर कि हम मॉडल्स पे कराते हैं, जिसको मॉडल कहते हैं। अच्छा। मॉडल से हमारा मतलब ये हुआ कि वो कोई मरीज नहीं है। अच्छा। तो जैसे मुझे किसी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, किसी जॉइंट मोबिलिटी की प्रैक्टिस करनी है, कोई मोबिलाइजेशन प्रैक्टिस करना है, तो शुरू में जब हम प्रैक्टिस का काम करेंगे तो वो हम हेल्दी लोगों पे करते हैं। अच्छा। जो कि आप हो सकती है, मैं आपको अपनी लैब में बुला के आपके ऊपर पे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवा सकती हूँ, उसको हम लोग लेबोरेटरी प्रैक्टिस कहते हैं। उसके साथ साथ जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी की अगर हम बात करें, जहाँ पे कि हम इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं किसी पेशेंट को कोई करंट लगा रही हूँ तो मेरे ख्याल से मुझे खुद भी एहसास होना ज़रूरी है कि जब वो करंट लगाया जा रहा है तो एहसास क्या हो रहा है, वरना मैं मरीज़ को बोलूँगी क्या कि आपको क्या एहसास होगा, क्या आप मुझे बताएं। उस तरह की प्रैक्टिस भी हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में, लेबोरेटरी प्रैक्टिस में कराते हैं। फिर जब हम क्लिनिक में जाते हैं तो हम मरीज का काम शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो थर्ड ईयर के अंदर जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है वो हमारी क्लिनिक में ही होती है। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम वहां पर हैं, तो स्टूडेंट को हम डायरेक्टली मगर मरीजों के ऊपर अब सिखाते हैं। फोर्थ ईयर में हम स्टूडेंट्स को बाहर भेज देते हैं, जो कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं, स्टूडेंट्स जाकर हॉस्पिटल्स में इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद 6 महीने की एक इंडिपेंडेंट इंटर्नशिप होती है, जो कि कोर्स का मैंडेटरी प्रोग्राम है। उस इंटर्नशिप के अंदर स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करता है, उसके बाद ही आपकी डिग्री को मुकम्मल माना जाता है। तो दैट इज वाई ये कोर्स 4 साल का नहीं, 4.5 साल का कोर्स है। 4 साल की लर्निंग प्लस 6 मंथ्स की एक मैंडेटरी इंटर्नशिप, जो कि हॉस्पिटल में करी जाती है इंडिपेंडेंटली। अच्छा। करियर ऑप्शन के लिहाज से, हालांकि आपने इसकी अहमियत बताई, फिर भी आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ खास है करियर ऑप्शंस के हिसाब से, क्योंकि आपने बताया लोग कम आ रहे हैं इस फील्ड में, उतने प्रोफेशनल्स नहीं हैं, कमी है, और
हाल के दिनों में या पिछले दिनों में क्या कुछ खास जामिया में हुआ है इस फील्ड में, या क्या कुछ नया हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में इस फील्ड की बात करें हम, जामिया के सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ये मानने के लिए कि हम खास हैं। बिल्कुल खास है। डेफिनेटली हम खास हैं, इसलिए भी नहीं कि एक तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और हम लोगों ने अपने सेंटेनरी ईयर रिसेंटली बनाया। हम 100 साल से ऊपर की हमारी हिस्ट्री है हमारी यूनिवर्सिटी की, और वी आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट। उसके अलावा हमारे सेंटर की अगर आप बात करें तो हम बहुत पुराने नहीं हैं। मैं ये नहीं क्लेम करूंगी कि हम 50 साल पुराने हैं, हमसे बहुत पुराने इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं, मगर जितनी तरक्की हमने करी अपने बहुत ही छोटे लाइफ स्पैन के अंदर वो रिमार्केबल है। इसका मैं क्रेडिट देना चाहूँगी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसने हमको बहुत फंड्स दिए। हमारे पास इक्विपमेंट्स जो इस वक्त मुल्क में बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं वो हमारे पास हैं। हमारे पास वेल इक्विप लेबोरेटरीज़ हैं। हमारे पास कुछ काम तो ऐसा होता है जो पूरे इंडिया में हम पाइनियर्स हैं। जैसे अगर आप स्लीप एंड फिजियोथेरेपी की बात करें, जो कि आई वुड से कि 90% लोगों को मालूम ही नहीं है कि अपनी नींद को बेहतर करने के लिए भी आप फिजियोथेरेपी का इलाज करा सकते हैं। उसका हमारे सेंटर से आगाज़ हुआ था। सो पूरी कंट्री में अगर आज की डेट पे कोई स्लीप पे काम कर रहा है तो उसको बताने वाले हम हैं। अरे वाह। उसके अलावा हमारी कंट्री में डायबिटीज़ पे हमारे यहाँ से काम शुरू हुआ। डायबिटीज़ पे मेजर काम जितना आप देखेंगे, पब्लिकेशंस देखेंगे, तो वो हम ही लोग हैं जो पायनियर्स हैं। हमारे वहाँ पे देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट के ग्रो करने में दोनों चीज़ों का ज़रूरत होती है, एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स और स्टूडेंट्स। अगर इन तीनों के बीच में ठीक से तालमेल नहीं है तो वो इंस्टीट्यूट ग्रो नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट्स हमको हमेशा बहुत अच्छे मिले और उसका रीज़न यही है कि हमारे पास ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान, हर स्टेट के स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। स्किल्स की अगर हम बात करें, जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं उनमें आपको क्या लगता है किस तरह की स्किल्स, काबिलियत होनी चाहिए ताकि वो इस फील्ड में बेहतर कर सके? देखिए ऐसा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे हिसाब से है वो एम्पैथी है। ये हो सकता है मेरा पर्सनल ओपिनियन हो, हर आदमी उससे एग्री ना करे। एम्पैथी सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जो मरीज़ मेरे पास आ रहा है वो खुशी खुशी नहीं आ रहा, वो किसी ना किसी तकलीफ़ में है। चिड़चिड़ा भी होगा। अगर आपको 2 दिन के लिए बुखार आ जाए आपका मूड ख़राब हो जाता है। कोई आदमी है जिसको सालों से तकलीफ़ है, दर्द में है, तो चिड़चिड़ा होगा। बिल्कुल। तो हमारे अंदर पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। बुज़ुर्ग आते हैं, उनकी अपनी लाइफस्टाइल होती है, उनकी अपनी तरह की आदतें होती हैं, उनके साथ आपको एडजस्ट भी करना चाहिए। आपको उनकी बात को समझने की कोशिश करनी होगी, बजाय इसके कि आप उनको निगेट आउट करें या उनको ये दिखाने की कोशिश करें कि वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उम्र हो गई है, उम्र का लिहाज करें। ये बेहतर होगा कि आप उनको उम्र का लिहाज ना कराएं। इसीलिए एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो ज़रूरी है, जो मैं अपने स्टूडेंट से भी अक्सर कहती हूँ, कि अगर आप देखें तो हमको गलतियाँ करने का बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, क्योंकि हम मशीनों से डील नहीं करते, हम इंसानों से डील करते हैं। अगर एक किसी पेशेंट को आपने ट्रीटमेंट देते वक्त बर्न आ गया अगर, तो वो सारी ज़िंदगी यही कहेगा कि फिजियोथेरेपी से बर्न आ गया। आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। उसके दिल में फिजियोथेरेपी को लेके जो एक नेगेटिव फीलिंग होगी आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो मशीन नहीं है कि ख़राब हो गई तो हम ठीक कर लेंगे। सही बात है। दूसरी बात यह है कि एक बात का और ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को कि जब हम मेडिकल प्रोफेशंस के, ऐसे आप हैं, अगर आपके किसी कोई फ्रैक्चर हो जाता है अल्लाह ना करे, तो आप किसी और डॉक्टर के पास जाती हैं दिखाने के लिए, नहीं ठीक होता तो आप क्या करेंगी? दूसरे को दिखा लेंगी, उससे नहीं ठीक होगा तीसरे को दिखा लेंगी। फिजियोथेरेपी में पेशेंट्स ये नहीं करते, वो एक के पास आते हैं, अगर नहीं ठीक होते हैं किसी भी वजह से, वो कहते हैं फिजियोथेरेपी से हम ठीक नहीं हुए। तो उस वजह से क्या होता है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा बहुत होता है। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेहनती और पेशेंट होने की ज़रूरत है। अपने बात करने के ढंग में अपने बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट को ये भी समझा पाए कि आप 2 दिन में ठीक नहीं होंगे, ये भी बता दें कि आप ठीक ही नहीं होंगे। तो देयर हैज़ टू बी अ वेरी गुड बैलेंस इन द मिडल, कि आप अपनी बात को मरीज को ठीक से एक्सप्लेन कर पाए। तो दीज काइंड ऑफ स्किल्स मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आपके अंदर होनी चाहिए। क्या सजेशन आप देना चाहेंगी जिससे अवेयरनेस बढ़े, स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड की तरफ आएँ, प्रोफेशनल्स बढ़ें? क्योंकि जाहिर है ज़रूरत तो है आज के टाइम में इस फील्ड की, जैसा कि आपने बताया प्रोफेशनल्स के इस फील्ड में। आपके जैसे और प्रोग्राम्स हो
ज़्यादा लोग कवर करने की कोशिश करें। और जैसे कि आप बात करते हैं अवेयरनेस के लिए 2-3 ढंग होते हैं। एक तो ये होता है जो कि हम लोग आजकल कर भी रहे हैं कि हर स्टेट में हम जाकर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। जब हम कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं तो मीडिया कवरेज होती है। मीडिया कवरेज के थ्रू आपकी ज़्यादा वाइड स्प्रेड इन्फॉर्मेशन फैलती है। फिर अभी रिसेंटली हमारी नेशनल कमीशन जो है वो फॉर्म हो गई है, वो फर्दर एक्शंस लेगी। होपफुली वी आर होपिंग कि उसकी वजह से फर्दर एक्शंस होंगे जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स जनरेट किए जाएंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जैसे गवर्नमेंट ने आरोग्य सेंटर्स शुरू करे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ने मोहल्ला क्लिनिक शुरू करे हैं, इन सब के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट की ओपनिंग्स होनी चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे भी हमको बहुत ज़्यादा पॉलिसी चेंजेस की भी ज़रूरत है। गवर्नमेंट को भी इस बात को रियलाइज़ करना पड़ेगा। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसको रियलाइजेशन है। जो हमारी अभी नेशनल काउंसिल के नेशनल IAP हमारी एसोसिएशन एक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, उनकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी अहमदाबाद में, उसमें PM ने खुद आकर लेक्चर दिया था, जो कि हालांकि वीडियो मोड पे था, मगर उन्होंने बोला बहुत अच्छी एक बात उन्होंने ये कही कि जिस तरह से पहले फैमिली फिजिशियंस होते थे, आज की डेट पे फैमिली फिजियोथेरेपिस्ट होने चाहिए। एंड एट द सेम टाइम हमको ये भी करना होगा कि टेली रिहैब इज द थिंग फॉर इन। आपको याद होगा जब कोविड हुआ तो कौन था जो सबके साथ था? फिजियोथेरेपिस्ट ही था। हर आदमी जो घर पे था उसको भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत थी। हम सब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे थे उस ज़माने में। जो लोग क्वारंटीन में थे वो भी फिजियोथेरेपी के थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे थे। आप लोगों को कहा जा रहा था कि फिजिकल एक्टिविटी स्टेटस बढ़ाइए, घर पे रह के योगा करिए, एक्सरसाइजेस करिए, ये सब सारा फिजियोथेरेपी ही तो था। तो कहीं ना कहीं कोविड के टाइम पर भी लोगों के अंदर अवेयरनेस का इंक्रीज हुआ है। सो मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल देयर। राइट। मैम, जो तालीम दी जा रही है हमारे मुल्क में इस फील्ड में, फिजियोथेरेपी की फील्ड में, उसके लेवल को आप कैसे देखती हैं? आपको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं या हमें कुछ और बेहतर करने की ज़रूरत है? आई वुड से दैट फिजियोथेरेपी में एजुकेशन के लेवल पे वी आर डूइंग वेरी वेल, वी आर फैंटास्टिक देयर। अभी हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज आया, 2021 का एक्ट था। उसमें जो फिजियोथेरेपी की डेफिनेशन दी गई है वो वर्ल्ड की बेस्ट डेफिनेशंस में से है। आने वाले वक्त में लोग हमें कोट करेंगे कि इंडिया में फिजियोथेरेपी की डेफिनेशन ये है, इसलिए हम ये डेफिनेशन रखना चाहते हैं। उस डेफिनेशन के अंदर हम लोग बात करते हैं प्रिवेंशन की, स्क्रीनिंग की, डायग्नोसिस की और फिर ट्रीटमेंट की। प्रिवेंशन में हम बात करते हैं, जैसे आप सुबह उठ के वॉक के लिए जाती हैं, आप एक्सरसाइजेस करती हैं, वो आपका प्रिवेंशन एस्पेक्ट आता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग में जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपना कैल्शियम लेवल्स रेगुलर चेक कराने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसीज तो नहीं है। उस तरह की चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं। स्कूल के अंदर बच्चों का डायग्नोसिस किया जाता है, जैसे कोई डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं है, उनकी स्लीप किस तरह की है, उनका फिजिकल एक्टिविटी स्टेटस किस तरह का है, वो चीज़ें रिकॉर्ड करी जाती हैं। फिर डायग्नोसिस है, जैसे MRI एक्सरे के थ्रू किया जाता है। मगर हमको अपने डायग्नोसिस के लिए खाली MRI एक्सरे की ज़रूरत नहीं होती, हमारा अपना कंप्लीट असेसमेंट प्रोग्राम होता है। उस असेसमेंट प्रोग्राम के थ्रू हम सारे मूवमेंट डिसऑर्डर्स को, बाकी चीज़ों को डायग्नोज करते हैं और फिर उसी के ऊपर बेस करके हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि हमारा ट्रीटमेंट एक्सरे का नहीं होता, हमारा ट्रीटमेंट मरीज़ का होता है। तो आपका एक्सरे कुछ भी कह रहा हो, मुझे उस बात से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कैसे आपकी बॉडी क्या कह रही है, हम उसका इलाज करते हैं। उसके साथ साथ 2 इन वर्ड्स हैं आजकल, हेल्थ एंड वेलनेस, जो आपने भी बहुत बार सुना होगा। हेल्थ एंड वेलनेस की फील्ड में फिजियोथेरेपी के बिना वो इनकम्प्लीट है, बिकॉज वी वर्क एज एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर एज वेल एज अ पार्ट ऑफ अ टीम। तो दोनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं। तो हम शुरू से लेकर आखिर तक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरह काम करते हैं। सॉरी, एक आपने बीच में वो PM वाली बात भी बोली। अच्छा, ओके, हाँ, ओके, अच्छा पॉइंट था वो। एंड फिजियोथेरेपी की जगह, अच्छा, ओके, हाँ, ठीक है, हाँ, वो अच्छे पॉइंट्स थे। अच्छा, ओके। सो अभी जैसे हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी अहमदाबाद में, उसमें PM का वीडियो एड्रेस था। तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही। सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि जैसे हम पहले कहते हैं कि फैमिली फिजिशियंस होने चाहिए, उसी तरह आज की डेट में फैमिली फिजियोथेरेपिस्ट भी होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि फैमिली के हर मेंबर को किसी न किसी तरह से फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। बिल्कुल। इसी चीज़ को जहन में रखते हुए हमारा जो IAP है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, उसके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर संजीव झा, उन्होंने एक नया मूवमेंट शुरू करा है, जिसके तहत हम ये कह रहे हैं कि अब हम अपने आप को फिजियोपैथी कहना चाहेंगे, क्योंकि अपने आप में ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ये खाली थेरेपी नहीं है, ये अपने आप में एक अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसके ऊपर अभी रिसेंटली दिल्ली में भी एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसपे कि बहुत एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज भी किया गया था और लोगों ने उसको बहुत सराहा था। मैम, जैसा कि आपने पहले भी बताया था,
ट्रेनिंग की हम बात करेंगे, ये जो फील्ड है ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है क्योंकि काम ही वो सारा इस तरह का कर रहे हैं। तो जामिया में ख़ास तौर से, हालांकि आप बता चुकी हैं पहले भी, किस तरह की और ख़ास ट्रेनिंग दी जाती है, क्या कुछ उनके अंदर सिखाया जाता है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला ऐसे ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है, और तो ये जब कॉलेजेस हम चुनते हैं ये मेरिट के बेसिस पे चुनते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम्स होते हैं, ये भी आपसे जानना चाहिए। देखिए, अभी फ़िलहाल पहले एग्ज़ाम की बात करते हैं। हमारे स्टूडेंट जो होते हैं, हमें जो चाहिए वो है PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, विद अ मिनिमम ऑफ 55%। जामिया के अंदर क्राइटेरिया अलग से ये भी है कि हमको इंग्लिश भी चाहिए, मगर ऑल इंडिया के जो अलग अलग कॉलेजेस हैं उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। हमारा कोई सेंट्रलाइज्ड एग्जाम अभी तक नहीं होता है। मगर जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी हमारी नेशनल काउंसिल बनी है, उन्होंने प्रपोज किया है कि नीट के थ्रू हमारा एडमिशन होगा, बट उसके बारे में मैं अभी कमेंट ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि अभी वो शुरू के स्टेजेस में है। जामिया का एंट्रेंस एग्जाम अलग होता है, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पे फोकस करते हुए। बाकी जगहों के भी एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट जो मैंने आपको 4 बताए थे, उनका एक सेंट्रलाइज एग्जाम होता है। उसके अलावा हर कॉलेज अपना एक अलग एग्जाम लेता है, जो कि ज़्यादातर कॉलेजेस के अंदर या तो स्टेट बेस्ड होते हैं या तो मार्क्स बेस्ड एडमिशन्स होते हैं, वरना सेंट्रलाइज एग्जाम्स होते हैं। जहाँ तक कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की बात है या ट्रेनिंग की बात है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास 2 तरह की ट्रेनिंग्स होती है, जिसमें आप कह रहे हैं कि एक पैरा क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है जो कि हम फर्स्ट और सेकेंड ईयर में देते हैं, जो कि लेबोरेटरी ट्रेनिंग होती है। फिर उसके बाद क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है अंडर सुपरविजन 3rd और 4th ईयर में। उसके बाद इंटर्नशिप होती है जो कि एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है। जामिया के अंदर हम अगर बात करें तो मास्टर्स की जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसलिए क्योंकि जो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको हमारे क्लिनिक्स में हम पोस्ट नहीं करते, उनको हम अलग अलग स्टेडियम्स में पोस्ट करते हैं। वो स्टेडियम से ट्रीटरी में डायरेक्टली ट्रेनिंग लेकर आते हैं। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स आपके जाते हैं अलग अलग तरह की टीम्स के साथ भी जाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली खेलो इंडिया हुआ था, तो खेलो इंडिया में हमारे स्टूडेंट्स पोस्टेड थे। जामिया के अंदर अभी रिसेंटली सेट ऑफ मैचेस हुए थे, लॉन टेनिस के ऑल इंडिया लेवल के मैचेस हुए थे, उसमें हमारे स्टूडेंट्स पोस्टेड थे। जो हमारे कार्डियोपल्मनरी के स्टूडेंट्स होते हैं वो जाते हैं मेट्रो हॉस्पिटल जैसी जगहों पे, जो कि स्पेशलाइज होते हैं कार्डियो और पल्मनरी के अंदर। ऑर्थोपेडिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल, जैसे कि आपका सीताराम भारतीया हो गया, जैसे कि आपका होली फैमिली हॉस्पिटल हो गया, जहाँ पे कि ऑर्थोपेडिक के पेशेंट ज़्यादा होते हैं, वहाँ जाते हैं। न्यूरो के कुछ पेशेंट्स हमारे एम्स जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे आपके विमहांस में जाते हैं। सो जो मास्टर्स की ट्रेनिंग होती है वो स्पेशलिटी के हिसाब से करी जाती है, और जो अंडरग्रेड की ट्रेनिंग होती है वो एक ओवरऑल ट्रेनिंग होती है। क्योंकि जो अंडरग्रेड की डिग्री होती है वो एक ऐसी डिग्री है जिसके बाद आप एक क्लिनिक खोल सकते हैं, जो कि एक फुल्ली फंक्शनल क्लिनिक होगी। आप एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर की तरह काम कर सकते हैं। उसके बाद मास्टर जो होता है वो आपको सुपर स्पेशलाइजेशन देता है। ओके और ये जो ट्रेनिंग्स हैं इन सबका असिस्टेंस जामिया के बिल्कुल वो हम ही करते हैं, वो हम ही पोस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। हमारी तरफ से ही पूरा प्रोग्राम बनता है, स्टूडेंट्स को जाना मैंडेटरी होता है। स्टूडेंट्स के पास हम चॉइसेस भी नहीं देते हैं कि आपकी मर्जी नहीं है, टिल 4 इयर्स आपकी मर्जी नहीं है, जहां हम कहेंगे आप वहां जाएंगे। तो इसलिए आपको हर तरह की ट्रेनिंग मिलना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि अस्पताल आपके घर के पास हो या आपके हॉस्टल के पास हो, अस्पताल आपका दूर भी हो सकता है। अगर वो ज़रूरत है तो आपको वहाँ जाना होगा। बिल्कुल। मैम आपने जैसे कुछ देर पहले जिक्र किया था कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। चैलेंजेस किस तरह के फेस करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को या प्रोफेशनल्स को इस फील्ड में? देखिए, चैलेंजेस का तो एक जो मुझे सबसे ज़रूरी लगता है कि हमको कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको मरीज से बात करनी पड़ती है। आपने सही कहा था, पहले आपने कहा था कि आधी बीमारी तो डॉक्टर से बात करके ही पूरी हो जाती है। आप सोचिए, आप सिर्फ एक बार डॉक्टर के पास जाती हैं 15 दिन में। मेरे पास तो मरीज रोज़ आता है, रोज़ वो मुझे कितनी बातें मुझे उससे करनी होती होंगी। जो आदमी मेरे पास कम से कम हफ्ता भर या 10 दिन आ रहा है, वो मुझसे रोज़ 5 मिनट तो बात करेगा ही। अगर उस 5 मिनट में मैंने उसके दिल को तसल्ली नहीं दी तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आधी बात तो पेशेंट का इसी बात से दिल हल्का हो जाता है कि किसी ने मेरी बात सुन ली, किसी ने मेरी तकलीफ को समझने की कोशिश करी। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे स्टूडेंट्स को उसी में होती है। जैसे कोई बच्चा आपके माने कि केरला से आया और वो मेरी क्लिनिक पे प्रैक्टिस कर रहा है। हमारी क्लिनिक में तो हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी लैंग्वेज ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उस बच्चे को लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्टेड हो जाता है। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, जिस भी जगह पे आप हैं
उस जगह की लोकल लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन आपके अंदर होना ज़रूरी है। दूसरी बात, आजकल के बच्चों में पंक्चुअलिटी की कमी है, बट ये बहुत विग्रस कोर्स है। 8:30 अगर मेरी क्लास शुरू हो जाती है तो 8:30 शुरू हो जाती है। 8:30 to 5:30 अगर है तो 8:30 to 5:30 है, वो उससे कम हम नहीं कर सकते। इसीलिए आपको सुबह वक्त पर उठना पड़ेगा, वक्त पे आना पड़ेगा। और स्पेशली जो बच्चे कोविड के टाइम वाले थे, कहीं ना कहीं सबकी आदतें ख़राब हो गई थी, तो वो बच्चों को काफ़ी चैलेंज फेस करना पड़ता है। अर्ली मॉर्निंग की जो क्लासेस होती हैं वो ज़रा दिक्कत हो जाती है। अदरवाइज ऐसा कोई परेशानी दिक्कत बच्चों को रोज़मर्रा के प्रैक्टिस में या लर्निंग में, अगर आप मेहनती हैं आप कर लें। काफ़ी कुछ बताया मैम आपने इस फील्ड के बारे में, हमें अवेयर कराया बहुत सारी चीज़ों से जो हमें पता भी नहीं था। जैसे मुझे नहीं पता था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस पर भी फिजियोथेरेपी से आप उसकी चीज़ों को किसी तरह से आप सही कर सकते हैं। काफ़ी कुछ बताया आपने। चलते चलते आपसे आपका एक मैसेज लेना चाहेंगे उन नौजवानों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगी, इट्स अ नोबल प्रोफेशन, बहुत पेशेंस और बहुत खुशी देने वाला प्रोफेशन है। मैं ये भी कहूंगी साथ में कि जब आपसे पेशेंट जब ठीक होके घर जाता है और आपको जो दुआ देकर जाता है वो इररिप्लेसेबल होती है। बिल्कुल। तो अगर आपको उस चीज़ की चाह है तो ये प्रोफेशन के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और आपको दुआएं चाहिए तो प्लीज कम, और पैसे की भी कोई कमी नहीं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, पैसे की कोई कमी नहीं है। आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर हैं। आजकल हमारे पीएम बहुत फोकस कर रहे हैं इस बात पे कि आपका अपने पैरों पे आप खुद खड़े हों ताकि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। ये प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। अगर आप एक क्लिनिक खोलते हैं वो अच्छी चलती है, आप एक और ब्रांच खोलते हैं, आप अपने साथ में 2 थेरेपिस्ट को और एम्प्लॉय करते हैं, आप एक स्वीपर को एम्प्लॉय करते हैं, आप एक टेक्नीशियन को एम्प्लॉय करते हैं, तो आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। देयर इज़ नो लिमिट टू इट। आजकल ऐसे थेरेपिस्ट जो हैं जो अपने आप को वेलनेस थेरेपिस्ट बोलते हैं, ऐसे हैं जो अपने आप को ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं, मेरे जैसे हैं जो अपने आप को स्लीप थेरेपिस्ट बोलते हैं। तो हम बहुत सारे तरह के ऑक्यूपेशंस आपके पास अवेलेबल हैं। कोई लिमिट नहीं है। स्काई इज़ द लिमिट आई वुड से, बट इट्स जस्ट दैट यू नीड टू वर्क हार्ड। स्काई इज़ द लिमिट, और वर्क हार्ड तो करना ही करना है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला और हमें इस फील्ड के बारे में इतनी ढेर सारी जानकारी। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं फिजियोथेरेपी की फील्ड के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के जरिए और डॉक्टर ज़ूबिया वकार के जरिए जो उन्होंने आपको जानकारी दी है, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और इस फील्ड को लेकर आप काफ़ी हद तक अवेयर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां अब हम बात करेंगे नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आपके लिए इस वक्त कहां कहां नौकरियों के ऑप्शंस हैं, कहां कहां आप नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन्स ले सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपके करियर से जुड़ी एक नई फील्ड के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। जनजातीय गौरव दिवस पर